Good morning. Myself Dr. Kusumlata, Assistant Professor Political Science, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति की अवधारणा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनकी समग्र क्रांति से उनका क्या तात्पर्य है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने उनके समाजवाद और लोकतंत्र संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया है। समग्र क्रांति से उनका आशय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन और ऐसी व्यवस्था की स्थापना से है जो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। समग्र क्रांति की इस धारणा के अनुसार समाज की बाहरी संरचना में परिवर्तन लाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मानवीय चेतना में भी उतना ही सार्थक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। 1974 में अपने एक भाषण में समग्र क्रांति के बाद स्थापित समाज व्यवस्था की व्याख्या जयप्रकाश ने इस प्रकार से की थी कि यह एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक श्रमिक होगा और प्रत्येक नर नारी में समानता होगी, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे, व्यक्तियों की आय में इतना अंतर नहीं होगा कि वर्ग भेद खड़े हो जाएं, सारी संपत्ति का स्वामी समाज होगा, प्रगति योजनाबद्ध होगी, श्रम आनंद से समन्वित होगा, जीवन आर्थिक दृष्टि से संपन्न, संपूर्ण और सुंदर होगा। 1974 में ही अपने एक अन्य भाषण में जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य यह है कि भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक तथा सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय तथा शोषण आदि का अंत करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रांति लाना है। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संगठित राजनीति से संन्यास लेकर अपने आप को सर्वोदय के प्रति समर्पित किया था, लेकिन संगठित राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी वे भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों को भूले नहीं थे और जयप्रकाश ने यह भी देखा था कि समाज में इतने अधिक प्रकार की विषमताएं हैं कि सर्वोदय के समन्वय के सिद्धांत के आधार पर उनका निदान कर पाना संभव नहीं है। अब उन्होंने इस विचार को अपनाया कि इन विषमताओं को दूर करने के लिए एक ओर तो समाज की स्वैच्छिक शक्ति की ओर से प्रयत्न किए जाएं तथा दूसरी ओर राज व्यवस्था के माध्यम से भी प्रयत्न हों। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति की अपनी इस धारणा का प्रतिपादन विशेष रूप से 1974-75 के वर्षों में बिहार आंदोलन का नेतृत्व करते समय किया था। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा के प्रमुख उद्देश्यों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाना। जयप्रकाश नारायण इस बात पर बहुत आंदोलित थे कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 वर्ष में एक बार अपने प्रतिनिधि चुनकर जनता के अधिकार और कर्तव्यों की तीसरी हो जाती है और व्यवहार के अंतर्गत जनता का अपने इन प्रतिनिधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। उनका विचार है कि मतदाताओं का कर्तव्य मतदान के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन निर्वाचित प्रतिनिधि और मतदाता के बीच नियमित संपर्क रहना चाहिए ताकि वे परस्पर उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाने के लिए उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किए हैं कि सत्ता पर प्रभावपूर्ण और वास्तविक नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रसंग में प्रेस, न्यायपालिका, विपक्ष और बुद्धिजीवी वर्ग की अपनी भूमिका होती है। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि प्रेस और न्यायपालिका वास्तविक तथा संपूर्ण अर्थों में पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए। उनमें निर्भयता की भावना होनी चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग स्वतंत्र चेतना शक्ति और नैतिक साहस से युक्त हो तथा विपक्ष इतना सबल हो कि शासक दल का विकल्प बन सके। लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के प्रसंग में जयप्रकाश नारायण ने 2 सुझाव प्रस्तुत किए थे। जन समितियों की स्थापना और प्रत्याहार रिकॉल की व्यवस्था। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर जन समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। इन समितियों का कार्य होगा अपने प्रतिनिधियों तथा शासन के कार्यों की देखरेख और उन पर नियंत्रण।
स्थानीय स्तर की जन समिति अपने प्रतिनिधियों, विधायक और सांसद से निरंतर संपर्क बनाए रखें, उनके कार्यों की देखरेख करें और उन पर नियंत्रण रखें। प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की जन समिति प्रांतीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार के कार्यों की देखरेख करें और उन पर नियंत्रण रखें। जयप्रकाश नारायण ने नागरिकों के प्रत्याह्वान अर्थात समय के पूर्व ही अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार पर बल दिया। उनके अनुसार यदि निर्वाचक जनता ईमानदारी से ऐसा महसूस करे कि निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य साबित हुआ है या चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने के लिए सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो इस संबंध में अगले चुनाव तक के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जनता का अलिखित अधिकार है कि वह प्रतिनिधियों से उनकी अकुशलता, अकर्मण्यता का स्पष्टीकरण मांगे और स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर उसे वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को हो। नेक्स्ट उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण जयप्रकाश नारायण का सबसे प्रिय विषय है, जिस पर वो सदैव ही बल देते रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जब तक सत्ता का केंद्रीकरण रहेगा, तानाशाही का खतरा बना रहेगा। जयप्रकाश नारायण सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं और उनका यह निश्चित विचार है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना संभव है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों, नौकरशाही दोनों के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि समग्र क्रांति के लिए हमें प्रत्येक स्तर पर अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में इसके लिए क्या करना होगा, इस पर प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं कि सीलिंग तथा भूमि के प्रगतिशील कानूनों पर अमल, अनुचित बेदखली पर रोक, भूमिहीनों के लिए खेती लायक भूमि का प्रबंध, खेती की वैज्ञानिक व्यवस्था, मजदूरों को उचित मजदूरी, घर पर उद्योग मुनाफाखोरी और सूदखोरी पर नियंत्रण, गांवों के लिए आवश्यक अनाज का गांव में संग्रह और अनाज की उचित मूल्य पर बिक्री, हर बच्चे बच्ची को उत्पादक शिक्षा, बीमार का इलाज, झगड़ों का आपसी निपटारा, छुआछूत, दहेज और ऊंच नीच के भेदभाव का अंत, आदिवासी, हरिजन, मुसलमान और नारी वर्ग के साथ समान और सम्मानपूर्ण व्यवहार आदि होने चाहिए। लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता। समग्र क्रांति के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण सबसे अधिक लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। जयप्रकाश नारायण की बड़ी आकांक्षा थी कि यह विशाल भारतीय समाज जो सदियों से सोया पड़ा है, एक आधुनिक और न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज में परिणत हो जाए। आधुनिक और न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज भारतीय समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्य है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों पर विचार भेद है। अतः उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया है कि राष्ट्रीय पुनर्संरचना के लिए स्वयंसेवकों की एक विशाल सेना की आवश्यकता है। ये स्वयंसेवक अपने दुराग्रहों का त्याग करें और परस्पर सहयोग के आधार पर सहकार्य करें। ये स्वयंसेवक जनता के बीच जाकर, उन्हीं के बीच रहकर धैर्यपूर्वक उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा और प्रेरणा दें। इस संबंध में जयप्रकाश नारायण की विचारधारा गांधी जी से अनुप्रेरित है। गांधी जी हर गांव के लिए कम से कम एक लोक सेवक अर्थात भारत के लिए 6 लाख लोक सेवक चाहते थे। जयप्रकाश नारायण तीव्र वेदना के साथ पूछते हैं, क्या हमारी 60 करोड़ की जनसंख्या में 6 लाख देशभक्त स्वयंसेवक नहीं मिलेंगे? क्या हमारे देश में युग की चुनौती को स्वीकार कर देश के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करने वाले पर्याप्त युवक युवती नहीं हैं? इस संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि जयप्रकाश
नारायण ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता बड़ी तीव्रता से अनुभव करते थे और उनका विचार था कि इसके बिना कोई भी योजना सफल होने वाली नहीं है। वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों से इस बात की आशा नहीं की जा सकती। जयप्रकाश नारायण की लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए भी ऐसा जन जागरण अभियान चाहते थे जिसके द्वारा उचित प्रकार के लोक जनप्रतिनिधि चुने जाएं। भ्रष्ट लोगों को जनता जनार्दन के दरबार में प्रस्तुत होना पड़े और एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक लोकतंत्रीय प्रणाली ठीक प्रकार से चलती रहे। इस प्रकार जयप्रकाश का दृढ़ विश्वास था कि ना तो राजकीय सत्ता और ना ही विभिन्न राजनीतिक दल समाज में आधारभूत परिवर्तन ला सकते हैं। यह कार्य तो समर्पित कार्यकर्ताओं की संगठित कार्यशक्ति से ही संभव है। जयप्रकाश नारायण इस प्रसंग में छात्र वर्ग की निष्ठा और शक्ति पर बहुत अधिक विश्वास व्यक्त करते हुए छात्र वर्ग को प्रमुख भूमिका प्रदान करते हैं। ये थे जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति संबंधी विचार।